हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों BA फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका हिंदी सब्जेक्ट है। और आज के इस पेपर में हम आपको कुछ नया प्रश्न बताएंगे जो आपके पेपर से संबंधित होगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा और प्रश्न जो आपके होगा वो सेक्शन बी के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि जो हमने आपको मॉडल पेपर में सॉल्व कराया था वो सारे प्रश्न आज आपको हम यहाँ पे बताएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि पेपर को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें उसमें आपको एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए एक सुलभ और टाइम बनाने का प्रयास किया रहा है कि आपका जो पेपर है वो कितना उपयुक्त है और कितने इम्पोर्टेंट तरीके से आप लोग को तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुवाद का अर्थ बताइए और इसका विस्तारपूर्वक परिभाषा, इसको परिभाषा भी करना है। तो अनुवाद का अर्थ यानी अनुवाद का जो शब्द की व्युत्पत्ति हो किस तरीके से, अनुवाद शब्द का मतलब क्या होता है वो चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। अनुवाद शब्द का मतलब होता है अनुवाद का मतलब होता है अनुवाद। क्या कहते हैं? अनुधनवाद। अनुवाद का अर्थ होता है अनुगमन करना या पीछे, अनुगमन करना या पीछे। अनुवाद का मतलब होता है किसी चीज़ को हम परिभाषित करें, किसी वर्ड को हम परिभाषित या कोई भी एक हमारा कठिन चीज़ है उसको हम सॉल्व करते हैं तो इसी को हम अनुवाद कहते हैं। अगर सही तौर तरीका, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप सॉल्व करते हो, तो यही तो आपका अनुवाद हो गया दोस्तों। अनुवाद का मतलब हुआ कि आप सरलतम रूप में करके उसको आप अच्छे से क्लियर कर दिए, तो इसी को तो अनुवाद कहते हैं दोस्तों। अब आप कहते हैं जैसे अनुवाद शब्द अनु क्या है दोस्तों? उपसर्ग है। और वाद क्या शब्द है? वाद क्या है? संयोग है, यानी कि जोड़। तो ये क्या हो गया है? संयोग से बना है। और अनुवाद शब्द होता है अनुवाद। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है अनुगमन करना और वाद शब्द का है संबंध, यानी कि वाद धातु से अगर बात करें, यानी कि वाद धातु में जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना, यानी कि जैसे हमने अभी आपको बताया सेम टाइम पे और सेम पॉइंट के अनुसार। अब आप कहते हैं कि इस प्रकार अनुवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ तो होगा किसी के, यानी कि कहने बोलने के बाद या बोलना, यानी किसी कहने के या बोलने के बाद बोलना, यानी कि कोई चीज़ जिसे मैंने बताया तो कि प्रश्न आपका क्या कह रहा है और प्रश्न करने के बाद में आप क्या उसको उत्तर दे रहे हो, तो यही तो आपका हो गया अनुवाद। तो अनुवाद का मतलब आप लोग समझ में आ गया कि अनुवाद का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है। तो यही आपका सरलतम रूप से हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है। अब आप कहता है कि आज यहाँ पे आगे लिखेंगे, आज अनुवाद शब्द को हम जिस अर्थ में ग्रहण करते हैं वह संस्कृत में प्रयुक्त अनुवाद के अर्थ से थोड़ा भिन्न है। आज अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के पर्याय के रूप में ग्रहण किया जाता है। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन शब्द भी लैटिन के दो शब्दों, एक तो आपका आता है ट्रांस, क्या होता है? ट्रांस, और दूसरा होता है लेसन के संयोग से बना, जिसका अर्थ होता है पार ले जाना। क्या मतलब होता है? पार ले जाना। यानी वस्तुतः अगर बात करें तो अनुवाद में एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ले जाया जाता है, यानी कि एक भाषा को दूसरी भाषा में चेंज करना। और आगे आता है कि एक भाषा के पार यानी दूसरी भाषा में ले जाने की प्रक्रिया ही ट्रांसलेशन शब्द अंग्रेजी में प्रचलित होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा ट्रांसलेशन के बारे में और अनुवाद के बारे में। तो इस तरीके से आपको तैयारी करके पेपर में लिखना होगा। तो वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो दोस्तों ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहें क्योंकि इस तरीके की क्लासेस आपको बार बार नहीं मिलती हैं और जो भी मैं आपको अपने चैनल से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और अच्छे से आपको तैयारी करने के लिए एक सुनहरा अवसर भी मिलता है। उसके बाद फिर आता है कि इस प्रकार संस्कृत तथा अंग्रेजी के शब्दों की व्युत्पत्ति के आधार पर स्पष्ट है कि फर्स्ट नंबर, अनुवाद शब्द का अर्थ यानी एक बार कही गई बात को दोहराना या पुनर्कथन, यानी कि जो अनुवाद होता है उसको एक ही बार में कही गई बात को हम दोहराएं
या उसको हम एक प्रकार से कई अर्थ निकालें, तो यही हमारा होता है अनुवाद। अब आता है सेकंड नंबर, यहाँ पे दिए गए हैं कि यहाँ शब्द तथा शब्द रूपों की बजाय अर्थ के दोहराए जाने की बात की ओर संकेत किया जा सकता है। फिर आता है थर्ड नंबर, ट्रांसलेशन शब्द से। अब ट्रांसलेशन हमने अभी आपको बता ही दिया कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है रूपांतरण। रूपांतरण का क्या मतलब होता है दोस्तों? एक शब्द से दूसरे शब्द में हम बदलाव, एक भाषा को दूसरे भाषा में चेंजेस, यानी उसको बदलाव। उसका अर्थ आता है लगभग, ट्रांसलेशन शब्द से ही लगभग यही अर्थ निकलता है कि अनुवाद वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक भाषा के पाठ में व्यक्त अर्थ को दूसरी भाषा में ले जाया जाता है। उसका अर्थ है इस प्रकार दोनों दृष्टियों में कोई मौलिक भेद नहीं है, और एक में अर्थ को दोहराने की बात कही गई है तो दूसरी में अर्थ को एक सीमा से उठाकर दूसरी भाषा में ले जाने की बात कही गई है। तो ये होता है अनुवाद। तो ये था सही तौर से आपका अनुवाद। लेकिन अब आप यहाँ से परिभाषा लिखेंगे सारा चीज़, आपका अनुवाद का अर्थ। अनुवाद का अर्थ यहाँ पे आपको बताया गया कि अनुवाद एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक भाषा में व्यक्त विचारों की दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। उदाहरण में स्रोत भाषा बंगला में लिखी रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानी निकाबुलीवाला का अनुवाद लक्ष्य भाषा यानी हिंदी में किया जाता है। एक स्रोत भाषा की रचना उसके लक्ष्य भाषाओं में समय समय पर अनुदित हो सकती है। अनुवाद की प्रक्रिया अत्यंत सरल रूप में समझना हो तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बंगला की कहानी पढ़कर उसे हिंदी में प्रस्तुत करना अनुवाद है। अब आता है अनुवाद की परिभाषा। अब हम अनुवाद की परिभाषा, अभी तक आपको अनुवाद का अर्थ बताया, अनुवाद का अर्थ आप लोग को समझ में आया होगा। अब आपका आता है अनुवाद की परिभाषा। इसमें आएगा अनुवाद दो भाषाओं के बीच एक सेतु का काम करता है। क्या होता है सेतु का मतलब? क्या होता है दोस्तों? पुल। क्या होता है? ब्रिज, जिसे कहेंगे हम पुल। तो ये क्या कहते हैं? सेतु की तरह काम करता है। अनुवाद वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा के पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो क्या होता है? अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब विद्वानों ने अनुवाद को थोड़े थोड़े अंतर के साथ अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अनुवाद स्वरूप को समझने में ये परिभाषाएं हमारी काफ़ी मदद करती हैं। कौन कौन से हैं? जैसे नायडा जी के अनुसार बताई गई है कि अनुवाद का तात्पर्य स्रोत भाषा में व्यक्त संदेह के लक्ष्य में, यानी कि लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना, यानी कि यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, फिर क्या होती है? शैली के स्तर पर। इस प्रकार नायडा अपने अनुवाद में अर्थ अर्थात कथ्य पक्ष तथा शैली अर्थात शिल्प दोनों को ही महत्व देकर चलते हैं। इनके अनुसार सफल अनुवादक वही हो सकता है जो लक्ष्य भाषा में अर्थ और शैली की समतुल्यता की सृष्टि पर पाने में समर्थ होता है। आता है कैटफोर्ड जी के अनुसार। अब कैटफोर्ड जी के अनुसार कहा गया कि एक भाषा को पाठ्य सामग्री की दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको रूपांतरित करना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना कोई भी चीज़, तो इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापित करना। यानी कि गति का जो हम गति कराते हैं या फिर हम किसी कार्य को करते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्वयं का क्या मतलब है दोस्तों? अपने ऊपर, अपने को, यानी अपने से, अपने द्वारा, इसी को कहते हैं हम स्वयं। तो इसी तरह इसके कई अर्थ निकले तो इसी को प्रतिस्थापित करते हैं। इस तरह कैटफोर्ड अनुवाद को पाठ सामग्री के प्रतिस्थापन रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार यह प्रतिस्थापन भाषा के स्तरों स्वप्न, स्वनिम, लेखिम भाषा की वर्ण संबंधी इकाइयाँ, लिपि,
वर्णमाला आदि शब्दों की संरचना सभी स्तरों पर होना चाहिए। नायडा के अनुवाद में मूल पाठ की शिल्प तुलना में अर्थ पक्ष के अनुवाद को अधिक महत्व दिया है। वहाँ कैटफोर्ड अर्थ की तुलना में शिल्प संबंधी तत्वों को अधिक महत्व देते हैं। उसके बाद फिर आता है न्यूमार्क। न्यूमार्क जी के अनुसार कहा गया है कि अनुवाद एक ऐसा शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक भाषा के 8 व्यक्त करने संदेश को दूसरी भाषा में पाठ के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। या इस तरह भी समझ सकते हैं कि अनुवाद एक भाषाई पाठ में व्यक्त संदेश को दूसरी भाषा के पाठ में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का परिणाम है। अतः अनुवाद एक प्रक्रिया भी है और उसका परिणाम भी। हैलिडे हैलिडे के अनुवाद को प्रक्रिया या उसके परिणाम के रूप में देखकर उसे 2 भाषाई पाठकों के बीच संबंध के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसके अनुसार ये पाठ एक जैसी स्थिति में एक जैसा प्रकार ही करते हैं। यानी कि एक जैसी स्थिति इन्होंने बताया है कि एक जैसी स्थिति होती है और एक जैसा कार्य होता। उसके बाद आता है हैलिडे जी के अनुसार अनुवाद के संबंध में जो 2 या 2 से अधिक पाठकों के बीच ये पाठ समान स्थिति के समान प्रकार से संपादित करते हैं। अर्थात हैलिडे जी ने कहा है कि अनुवाद को ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है जो 2 भाषाओं के पाठों के मध्य होता है। शर्त यही है कि ये दोनों पाठ समान अर्थ का व्यक्त करने वाले होने चाहिए। उपर्युक्त भाषा यानी कि उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक भाषा प्रस्तुत कथ्य का दूसरी भाषा के प्रस्तुत भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद है। यानी अनुवाद की सभी परिभाषाएं वस्तुतः अनुवाद की प्रवृत्ति को स्पष्ट करने का कार्य करती हैं। निष्कर्ष रूप में अनुवाद के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। कौन कौन से लक्षण बताए हैं? फर्स्ट नंबर आता है अनुवाद 2 भिन्न भाषाओं के बीच होने वाली एक भाषिक प्रक्रिया है। भाषिक प्रक्रिया है क्या? 2 भिन्न भाषाओं के बीच। सेकंड नंबर आता है कि जिस भाषा के से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा या उसके पाठ को स्रोत भाषा पाठ या मूल पाठ तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा एवं उसके पाठ्य को लक्ष्य भाषा पाठ कहा जाता है। थर्ड नंबर है कि लक्ष्य भाषा पाठ को ही अनुदित पाठ भी कहा जाता है। उसके बाद फिर आता है 4 नंबर कि स्रोत भाषा पाठ या मूल पाठ के जिस अर्थ को अनुदित पाठ में अंतरण या प्रतिस्थापन किया जाता है वह अर्थ ही अनुवाद का संदेश कहलाता है। फिर आता है 5 नंबर कि स्रोत भाषा पाठ या अनुदित पाठ दोनों के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है और इस संबंध का मुख्य आधार यह संदेश ही अर्थ होता है। अर्थात दोनों ही पाठ उसी संदेश या अर्थ को व्यक्त करने के लिए समानार्थी होता है। 6 नंबर आता है कि अनुवाद मूल भाषा पाठ के जिस अर्थ को लक्ष्य भाषा में अंतरित करता है उसका क्षेत्र व्यापक होता है। वह अर्थ केवल संरचना के अर्थ तक ही सीमित नहीं होता, इसके क्षेत्र में संरचनार्थ, संदर्भार्थ तथा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सभी अर्थ आ जाते हैं। फिर आता है 7 नंबर अनुवाद का मुख्य ध्येय यही है कि मूल पाठ के भाव को संप्रेषित करने का पूरा ध्यान रखे। इसके बाद फिर आता है अनुवाद का विस्तार। इसमें आता है अनुवाद के विस्तार में कि आज सारे विश्व में अनुवाद की आवश्यकता का अनुभव किसी न किसी रूप में अवश्य किया जाता है। ये विस्तार है अनुवाद का। अनुवाद का विस्तार आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसमें आपको इसी तरीके से लिखना भी है। जैसे विभिन्न भाषा भाषी समुदायों के बीच संप्रेषण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक बनकर अनुवाद हमारे सामने आ जाता है। और आज संसार के किसी भी देश में कोई नई खोज होती है, कोई नया विचार सामने आता है तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी सूचना जल्दी से जल्दी वह अपनी भाषा के माध्यम से अपने देशवासियों को दे सके। और जिस प्रकार प्रत्येक भाषा संरचना अपने विशिष्ट होती है उसी तरह उस भाषा का सामाजिक संस्कृत संदर्भ में विशिष्ट होता है। अनुवाद 2 भाषाओं को ही निकट लाने का कार्य करता है बल्कि 2 भिन्न संस्कृतियों को भी परस्पर निकट ले आता है।
फिर आता है अनुवाद के माध्यम से हम विश्व साहित्य का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। सो उदाहरण के लिए पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद विश्व के अनेक भाषाओं में हुआ। अब आप लोग सोच रहे हैं पंचतंत्र, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि पंचतंत्र किसकी रचना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका ये पंचतंत्र कहानी है, इसको आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं कि इसके लेखक कौन है। तो आगे चलते हैं। इस कहानियों ने आगे चलकर एशिया तथा यूरोप के कथा साहित्य को प्रभावित किया है। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम नाटक से वहाँ के अनेक नाटककार अपने अपने ढंग को से प्रभावित किए। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हिंदी के एक प्रसिद्ध रूसी विद्वान की वारेनिकोव ने रामचरितमानस को अनुवाद रूसी भाषा में करके एक अद्भुत कार्य नहीं किया, बल्कि उसी अनुवाद में साहित्य, संस्कार, धर्म, दर्शन के अध्ययन के प्रति रुचि पैदा कर दी। और इस शताब्दी में आकर तो अनुवाद अपनी अनिवार्यता ही बन गया है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच नित्य नए नए तरह के राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो रहे हैं और नित्य विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, संबंध पत्र दोनों देशों के भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। यह सब कार्य अनुवाद के ही माध्यम से सुलभ हो जाता है। यूएनओ में जो वक्तव्य पढ़ा जाता है उसका अनुवाद तुरंत ही विश्व की अनेक भाषाओं में उपलब्ध कराया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज विश्व मंच पर अनुवाद की कितनी महत्ता है हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। भारत तो बहुभाषी देश है, यानी कि बहुभाषा भाषी देश है। बहुभाषा का मतलब होता है बहुत से भाषाओं का देश है ये, और यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषी का मतलब होता है यह अनेक प्रकार के भाषाओं का देश है और यहाँ पे अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। इन विभिन्न भाषी भारतीयों के बीच भावात्मक एकता, भाषी का मतलब होता है दोस्तों वहाँ के रहने वाले आदमियों की बोलचाल की भाषा के बीच भावात्मक एकता बनाए रखने के लिए अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही शिक्षा, कानून, प्रशासन, चिकित्सा, वाणिज्य एवं व्यवसाय, कृषि, पर्यटन, दूरसंचार आदि के क्षेत्र में भी सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे रखने के कार्य में अनुवाद की बड़ी भूमिका रही है। गोपीनाथ जी के अनुसार कहा गया है कि अनुवाद एक ऐसा सेतु बंधन का कार्य है जिसके बिना विश्व संस्कृति का विकास संभव नहीं है। अनुवाद के द्वारा हम मानव के विश्व कुटुंब में संपूर्ण एकता एवं समझदारी की भावना विकसित कर सकते हैं। मैत्री एवं भाईचारे को विकसित करके और गुटबंदी, संकुचित प्रांतीयवाद आदि से मुक्त होकर मानवीय एकता के मूल बिंदु तक पहुंच सकते हैं। चूँकि अनुवादक दो अलग अलग भाषा समाज के लोगों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, अतः अनुवादक का महत्व स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। जो अनुवादक होता है वह क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। आज संप्रेषण, व्यापार, विभिन्न संदर्भों के बीच अनुवाद एक महत्वपूर्ण घटक बनकर हमारे सामने आ गया है। यानी कि जो अनुवादक यहाँ पे बताया गया है, यानी कि जैसे आप किसी बात को यानी कि आप उसको गांव की भाषा नहीं आ रही है तो आप लोग शहर की भाषा में उनको समझाएंगे, और अगर आप शहर में रहते हैं गांव की भाषा उसको समझ में आ रही है, शहर का नहीं आ रहा है, तो आप लोग गांव की भाषा में से समझाएंगे। तो यही तो अनुवाद हो गया दोस्तों, और इसी को यहाँ पे बताया गया है कि इसी घटक को बनकर हमारे सपने सामने आए हैं। उसका अर्थ है कि संसार का हर छोटा बड़ा देश दूसरे देश से जुड़ना चाहता है और इस जुड़ाव अनुवाद को विशिष्ट भूमिका दिखाई देती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अनुवाद अपने प्रयोजन में बहुआयामी है और पुराने समय में लोग प्रायः धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद करते थे और प्रायः व्यक्तित्व रुचि की ही अनुवाद ही आधार होती थी, लेकिन आज अनुवाद मात्र व्यक्तित्व रुचि तक ही सीमित नहीं रह गया है। आज अनुवाद व्यावसायिक सामाजिक आवश्यकता बन गया है और उसका स्वरूप संगठित व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आया है। आधुनिक युग में अनुवाद की आवश्यकता व्यक्ति की रुचि पर आधारित न होकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित है, और इन्हीं आवश्यकताओं के कारण अब अनुवाद व्यक्ति परिधि से निकलकर समष्टि की परिधि में आ गया। आज के समाज में अनुवाद भी संगठित रूप में
किया जाने लगा है। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अनुवाद का कार्य भी आज अन्य व्यवसाय की भांति एक व्यवसाय बन गया है। तो दोस्तों ये था आज के प्रश्न का कि व्यवसाय के उसके अनुवाद का अर्थ और अनुवाद की परिभाषाएं के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि मैं आप लोग के साथ इतना कुछ मेहनत करता हूं तो आप लोगों को ज़रूर एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। तो ये हक आप लोग बिल्कुल न छीनें और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। मैं हमेशा आपके साथ तत्पर हूँ और आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको एक नए तरीके से और नया आपको सारा चीज़ बताता रहूँगा। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।